हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस क्या है? कोल्ड वेदर में कौन सी ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? जैसे सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, टहलने में प्रॉब्लम हो रही है, वॉक करने में दिक्कत हो रही है, सांस फूलने लग रही है, तो क्या ये ट्रिगरिंग पॉइंट है? क्या रोज अगर मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो वो हार्ट के लिए अच्छा होता है? बट हम बात कर रहे हैं एक रैंडम पर्सन जो रोड पे जिसको आपको लगा कि हार्ट अटैक हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, तो ऐसी कौन सी हम दवाई दें जिससे उसको साइड इफेक्ट भी ना हो? कहते हैं कि रोज 1 ग्लास रेड वाइन पियो और इससे जो हार्ट है वो सही रहेगा। जैसे किसी का हाई बीपी है तो उसको अपने हार्ट के लिए क्या करना चाहिए और उसको कितना रिस्क है हार्ट को लेकर? क्योंकि वर्कआउट से रिलेटेड ऐसे मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं कि वो वर्कआउट कर रहा है, ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आ गया, वो गिर गया। तो क्या कोई ऐसा हैवी एक्सरसाइज भी है जो नहीं करना चाहिए? रिसेंटली 2-3 केसेस आए हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि छोटी बच्ची है गुजरात में, उसको हार्ट अटैक आ गया। हमेशा 5 सिम्टम्स बोलता हूँ जो हार्ट डिजीज के हैं, वो चाहे बच्चे में हो या बड़े में हो, उनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि दिल की बीमारी अगर युवाओं में बढ़ रही है, यंग जनरेशन में, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? CPR लोग कहते हैं कि ये बहुत लाइफ चेंजिंग टाइम होता है कि अगर आप किसी की भी जान बचाना चाहते हैं तो उस टाइम काम आ जाता है। सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, चल रहे हैं, रुक जाइए, बिकॉज उस टाइम पे ना आपके हार्ट पे बहुत लोड पड़ रहा है, तो 1-2 स्टेप लेने से भी ना वो लोड बढ़ेगा। हेलो, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हमारा खास शो है सच सिर्फ साइंस, जहां आज हम बात करेंगे खास ऑर्गन की जो हमारे पूरे बॉडी को मैनेज करता है, हमारा दिल। और पिछले काफी दिनों से ऐसे बहुत चौंकाने वाले मामले आए कि महाकुंभ में पहुंचे थे एनसीपी नेता और वहां पे आस्था की डुबकी लगा रहे थे, लेकिन उनको हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ऐसे कई और मामले आए, कभी कभी जिम में वर्कआउट करते हुए यंग लोगों की जान चली जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। अभी गुजरात में एक 8 साल की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आया और फिर उसकी जान चली गई। ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिससे लोग अब टेंशन में हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, ऐसे मामले ज्यादातर बढ़ क्यों रहे हैं, अपने हार्ट का ख्याल क्या रखें, कैसे रखें और क्या करें। और इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वैभव मिश्रा, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है, और इनसे ही जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब और सारे मिथ्स भी तोड़ेंगे जो कि हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में हमें वक्त देने के लिए। जैसे सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, टहलने में प्रॉब्लम हो रही है, वॉक करने में दिक्कत हो रही है, सांस फूलने लग रही है, तो क्या ये ट्रिगरिंग पॉइंट है? प्रॉब्लम क्यों हो रही है ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप पहले कर पाते थे और अब नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग सीढ़ी सिर्फ इसलिए नहीं चढ़ पाते 2-3 फ्लोर कि दे आर एक्सरसाइज इंटॉलरेंट, दे हैव पुअर एक्सरसाइज कैपेसिटी, उन्होंने एक्सरसाइज की ही नहीं है। तो अगर किसी ने एक्सरसाइज नहीं की, उसको सडनली 3 फ्लोर चढ़ने को बोलेंगे तो वो नहीं चढ़ पाएगा। सो दैट इज पुअर एक्सरसाइज कैपेसिटी। बट एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम जा रही है, वो आपकी पास से कंपेयर करना पड़ेगा कि पास में आप 3 फ्लोर दौड़ के चढ़ जाते थे, अब नहीं चढ़ पा रहे, या पास में आप इतना चल लेते थे, अब नहीं चल पा रहे। सो अ चेंज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एब्सोल्यूट कैपेसिटी टू एक्सरसाइज, विच में वेरी डिपेंडिंग ऑन योर फंक्शनल स्टेटस कि आप पहले कितना कर पाते थे। ओके, ये विंटर से रिलेटेड जो ये चीज लोग कहते हैं कि ठंड में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये क्यों? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि ठंडे वेदर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक ये दोनों का कारण बढ़ जाता है, दोनों इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। और इसके लिए छोटे छोटे फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो हमारी बॉडी में होते हैं। मसलन सबसे पहले तो कोल्ड के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी की जो आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती है। वेसोकंस्ट्रिक्शन वो कहते हैं, ये डिवाइस किया गया है बॉडी की हीट रोकने के लिए। अगर वो आर्टरी डायलेट होंगी तो अपनी बॉडी का हीट लॉस होगा। सो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके, सो एक पहला चेंज हो गया कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर, इन लेमन्स लैंग्वेज कोल्ड वेदर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी हाइपरटेंसिव लोग होते हैं उनकी डोजेस बढ़ जाती है, उनके ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ते ही हार्ट के ऊपर लोड पड़ने लगता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द लोड अगेंस्ट विच द हार्ट हैज टू पंप। सो जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपके हार्ट के ऊपर लोड पड़ने लगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि ब्लड की कुछ ऐसी टेंडेंसी होती है कि जैसे जैसे उसको कूल किया जाता है विस्कस हो जाता है, यानी कि थोड़ा थिक हो जाता है। तो अगर आपने देखा है कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि तरल है वो अच्छे से बहेगा, लेकिन अगर थिक हो गया तो बहेगा नहीं। तो इसी तरह वो आर्टरीज में बहेगा नहीं। ये 2 चेंजेस हो गए। इसके साथ साथ विंटर्स में अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, तो वो भी थोड़ा रिलेटिव डिहाइड्रेशन। ओवरऑल ऑल दीज चेंजेस व्हाट दे डू इज कि आपके हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ब्लड भी थिक हो जाता है। ये सारे चेंजेस वाइल दे मे बी ओके फॉर समबडी हु इज इन पिंक ऑफ हेल्थ, जो बिल्कुल फिट है, बट जो लोग थोड़ा सा भी जिनको कुछ प्रॉब्लम है, जिनके ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं, डायबिटीज़ है, एज है,
उनके लिए ये छोटे छोटे चीज़ें भी उनके हार्ट को बहुत प्रॉब्लम देंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या जो लोग सर्द देशों में रहते हैं उनको ऐसा नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि दे आर अडेप्टेड टू इट। तो क्या एकदम जो ठंडा पानी होता है वो भी ट्रिगर करता है ऐसी चीजें? क्योंकि ऑब्वियसली जब वो देखिए, गए अगर थे, ठंडा कोई भी डायरेक्ट कोल्ड एक्सपोजर होगा वो ट्रिगर करेगा, चाहे वो ठंडी हवा के फॉर्म में हो, ठंडे पानी के फॉर्म में हो। सो हो सकता है उनको ये सारे रिस्क फैक्टर्स थे, एक्सपोजर टू कोल्ड प्लस ठंडा पानी, यू नो, ऑल दिस स्मॉल थिंग्स वुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट। तो इसमें कोई शक नहीं, मेडिकली ये बहुत वेल नोन चीज़ है कि जैसे ही विंटर्स आते हैं हॉस्पिटल में हार्ट अटैक और स्ट्रोक क्या है, एक तरह से दिमाग का दौरा, ये नो, जैसे हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हुई तो हार्ट अटैक हुआ, दिमाग की ब्लड सप्लाई हुई तो स्ट्रोक या पैरालिसिस। जो एक्सरसाइज है कि आप नॉर्मल वेदर में कर लेते हैं, अगर आप कोल्ड में करेंगे आपको बहुत एफर्ट पड़ेगा। आप सुबह उठ के हाफने लगते हैं, या सुबह उठ के आप सीढ़ियाँ चढ़िए, जो सीढ़ियाँ आप दिन में नॉर्मली चढ़ रहे हैं, आप सुबह 5 बजे आपको प्रॉब्लम आएगी। आप जो लोग रनिंग करने जाते हैं सुबह उठते हैं, आप देखिए आप जो डिस्टेंस नॉर्मली कवर कर लेंगे आप उसका बहुत हाफ कर पाएंगे। बट ग्रेजुअली अगर आप करते रहेंगे तो यू विल गेट यूज्ड टू इट। बट पीपल हु आर नॉट यूज्ड टू कोल्ड वेदर और जिनके हार्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनको प्रॉब्लम जाएगी। तो ये बताइए फिर कोल्ड वेदर में कौन सी ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए इन जनरल, मतलब हर किसी को? देखिए, मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा, बिकॉज यंग लोगों को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर कोई 60 साल के ऊपर है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन है, कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड है, आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, आपके स्टेंट हुए हैं, बाईपास सर्जरी हुई है, कुछ भी कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं और आपकी एज 60 प्लस है, तो ऐसे में आपको कोल्ड एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। या तो आप पूरी तरह ढक के जाएं और कोशिश करें कि बहुत सुबह ना उठें। अगर आप मॉर्निंग वॉक 5 बजे करने जाते थे तो आप 7-8 बजे जाइए, क्योंकि उस टाइम पे जो 4-5 डिग्री का डिफरेंस आएगा वो भी आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। ये ध्यान रखिए कि आप अपने आप को डिहाइड्रेट ना करें, प्रॉपर क्वांटिटी, ज़्यादा तो नहीं बट एडिक्वेट पानी पीते रहें, अपनी दवाइयाँ कभी ना छोड़ें। स्पेशली अगर आपको इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको खून पतला करने की दवाइयाँ वगैरह एडवाइस होंगी, वो आप लेते रहें। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आप अपना चेकअप कराएं डॉक्टर से, आपकी डोज हाइपरटेंशन की दवाइयों की बढ़ेगी, उसको करें। एक और सवाल कि जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक आ रहा है रास्ते में हमें, तो उस टाइम से और जब तक एम्बुलेंस आ रहा है तब तक मतलब हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कोई टिप्स कि अगर हम देख रहे हैं ऐसा कोई तड़प रहा है तो हमें 2-3 चीजें। मैं इससे आगे आपको बताऊंगा कि अगर आदमी अकेला भी है और उसे लग रहा है कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। यस, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। अगर आप कहीं बाहर हैं, शेड में आ जाइए, चल रहे हैं रुक जाइए, बिकॉज उस टाइम पे ना आपके हार्ट पे बहुत लोड पड़ रहा है, तो 1-2 स्टेप लेने से भी ना वो लोड बढ़ेगा। सो यू हैव टू बिकम मोर कंफर्टेबल। ओके, सो आप जो भी कर रहे हैं रुक जाइए, टेक ए पॉज। एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, रुक जाइए, टेक ए पॉज, बैठ जाइए और सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में आइए। यानी कि अगर आप चल रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो लेट जाइए, बिकॉज यू नीड ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स योर हार्ट, राइट। अगर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, डू नॉट पैनिक। और ये बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि जब आप पैनिक करते हैं आपके बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं विच विल मेक योर हार्ट बीट फास्टर। दैट एंजाइटी विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर फर्दर, वो आपका हार्ट रेट और तेज करेगी वो, एंड दैट विल नॉट हेल्प। सो दैट विल पुट एडिशनल लोड ऑन योर हार्ट। सो नंबर 1, बी कंफर्टेबल, चेंज योर पोजीशन। नंबर 2, डू नॉट स्ट्रेस। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कॉल फॉर हेल्प। आप जिसको भी जानते हैं आसपास, आप उसको कॉल करें और बुलाएं। और ऐसे कंडीशन में ना कभी भी खुद ड्राइव नहीं करना चाहिए, however good you're feeling, because if the condition is truly a heart attack, then you may have some problem, and when you're driving it will be a threat to you and others and to you also. ठीक है, सो कभी भी खुद ड्राइव नहीं करना चाहिए। Fourth is never wait for ambulance, ask somebody to take you to hospital, because ambulance will take a lot of time. एक सवाल ये है कि मैंने बहुत जगह देखा है, और क्या कोई ऐसी दवाई है जो हम अपने पास कैरी कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में कि इमरजेंसी में हम उसे इस्तेमाल कर सके और जान बच सके किसी की थोड़ी देर के लिए? या जी बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल ऐसी दवाई है। और ये कौन सी दवाइयाँ हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अक्सर लोग सॉर्बिट्रेट या इस तरह की दवाई की बात करते हैं जो हम जुबान के नीचे रखते हैं और पेन कम हो जाता है, वो नहीं लेनी होती, क्योंकि उन दवाइयों से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वो दवाई आप तभी लेंगे जब आपको ऑलरेडी किसी फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है कि आपको चेस्ट पेन हो तो ये दवाई ले लें। बट हम बात कर रहे हैं एक रैंडम पर्सन जो रोड पे जिसको आपको लगा कि हार्ट अटैक हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, तो ऐसी कौन सी हम दवाई दें जिससे उसको साइड इफेक्ट भी ना हो, बाई चांस हार्ट अटैक ना हो तो, और हम दे दें। सो यस, इसके लिए एस्प्रिन, जो हमारी नॉर्मल एस्प्रिन दर्द निवारक दवा है, वो 325 मिलीग्राम की आती है,
वो वाली पूरी एक एस्प्रिन, और अगर वो नहीं है तो जो लो डोज एस्प्रिन आती है बाजार में 75 मिलीग्राम, उसकी 4-5 टैबलेट, कम से कम 4 टैबलेट, बहुत छोटी होती है। क्लोपिडोग्रेल एक दूसरा ब्लड थिनर है, कॉमनली अवेलेबल है, उसकी 3-4 टैबलेट, 4 टैबलेट। और स्टैटिन, अटोरवास्टैटिन फैमिली है जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करता है, उसकी टैबलेट। सो वो 40 mg की आती है, उसकी हम 2 टैबलेट भी दे दे तो बहुत है। सो 2 टैबलेट अटोरवास्टैटिन की, ठीक है, एंड क्लोपिवास या एस्प्रिन की 4-4 गोलियां, मतलब दोनों की नहीं, किसी एक की 4 गोलियां। ये अगर हम दे दें तो इससे क्या होगा? देखिए, इससे ब्लड सडनली बहुत थिन हो जाएगा विद इन 10-15 मिनट्स। तो जैसा आपने देखा है कि कोई लिक्विड है, आसानी से फ्लो करता है, तो जो ब्लॉकेजेस है उनके अक्रॉस वो थिन ब्लड आसानी से फ्लो करेगा। थिन ब्लड आसानी से फ्लो करेगा, थिक ब्लड रुक जाएगा, और प्लस बहुत सारे हार्ट अटैक में ये प्लेटलेट प्लग जमा हो रहे होते हैं, तो ये उसको रोकेगा, और आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंच जाएं, जहाँ पे देन डॉक्टर्स टेक ओवर। Okay, so this is the easier thing, but the earliest thing should be to reach to a nearest hospital जहाँ भी सुविधा उपलब्ध है, कैथ लैब की, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट से संबंधित, वहाँ जाएं। और ECG, और ECG के साथ कुछ कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, वो करवाएं, क्योंकि हो सकता है आपका ECG शुरुआत में नॉर्मल आए, कार्डियक एंजाइम्स भी शुरुआत में नॉर्मल आए, लेकिन 6 घंटे बाद उनको रिपीट किया जाता है, ये देखने के लिए, श्योर होने के लिए कि वाकई था। बट हाँ, ये 2 दवाइयाँ हैं जो आप सेफली किसी को दे सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, कि सपोज वो हॉस्पिटल पहुंचे और इट टर्न्स आउट टू बी एसिडिटी, नो हार्म डन। क्या मोटे लोगों को हार्ट की बीमारी जल्दी होती है? उन्हीं को होती है, उन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों को होती है, पतले लोगों को भी होती है। बट हाँ, अगर हम बात करें तो होगी ज़्यादा, क्योंकि देखिए, मोटापा सिर्फ अकेले नहीं आता। जो भी अगर थोड़ा सा मोटापा है तो आप उसको देखें, एक एज के बाद उसको डायबिटीज़ भी होगी, उसको हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया भी होगा, उसको ब्लड प्रेशर भी होगा, थायराइड भी हो सकता है, फिर थायराइड भी हो सकता है। सो इस तरह आपकी काफ़ी अच्छी जानकारी है। बिल्कुल, थायराइड भी हो सकता है, और थायराइड ही एक और रीज़न है आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। जब हाइपोथायराइड कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। सो ऑल दीज गेट इंटरलिंक्ड, और आजकल इसके लिए एक नया टर्म है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। So the metabolic syndrome basically it means the combination of these factors. It starts from obesity. क्या obesity की वजह से hypercholesterolemia हुआ, या hyper, you know, one thing is linked to another. But obesity, hypercholesterolemia, hypertension, all these things, and then it comes fatty liver. Exactly. क्या फीमेल्स और मेल्स में हार्ट अटैक के या हार्ट डिजीजेस के जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स, वो अलग अलग होते हैं? नहीं, सिम्टम्स तो सारे ओवरलैपिंग होते हैं, लेकिन हाँ, जो मेल्स होते हैं दे आर मोर प्रीडिस्पोज्ड। सो अगर हम क्लासिकल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो उसमें मेल भी एक रिस्क फैक्टर्स है। बीइंग ए मेल इज अ रिस्क फैक्टर। एज इज नंबर 1। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ेगा। अगर आप मेल हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू फीमेल। ऐसा क्यों? जेनेटिक मेकअप। ओके, देखिए, ये सारी चीज़ें, अगर हम इसके आगे की चीज़ें आपको बताता, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, स्मोकिंग, ऑल दिस। सो जो आपने मेल और फीमेल का अंतर बोला, जो मेल फीमेल का अंतर है वो बहुत आसान है उसको समझना। ये नेचर ने बनाया है। देखिए, फीमेल भी सर्टेन एज तक प्रोटेक्टेड है। जो फीमेल का बॉडी कॉम्पोजिशन है उसमें सर्टेन हार्मोन्स जो होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन वगैरह शुरुआत में, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं इन बीमारियों से। एंड ये नेचर ने ऐसा बनाया है कि जो आपकी चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप है, जिसमें आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसमें आपको हार्ट अटैक वगैरह नहीं आएंगे। और जैसे ही आपको मीनोपॉज होगा, आपके हार्मोन्स लेवल धीरे 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 मेल काउंटर पार्ट के बराबर हो जाएंगे। देन यू विल हैव द सेम रिस्क एज मेल। सो दिस इज द रीजन। एक सर्टेन पॉइंट तक वी आर सेफ, थोड़ा सा। यस, स्टे सर्टेन पॉइंट यू आर सेफ। एक और सवाल, क्योंकि बहुत बेसिक है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस क्या है? क्योंकि लोगों को नहीं पता है। नॉर्मली ज्यादातर लोगों को लगता है दोनों चीज सेम ही है। अच्छा, नहीं, देखिए, दोनों में फर्क है। सिमिलर साउंडिंग टर्म्स, बट बहुत फर्क है। हार्ट अटैक यूजुअली मीन्स कि जो आपकी ब्लड सप्लाई है, कोरोनरी आर्टरी जो आपको हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जब उसमें रुकावट आ जाती है, हार्ट का एक बहुत बड़ा एरिया काम करना बंद कर देता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग इज द हार्ट अटैक। छोटा हार्ट अटैक में आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, बड़े में आप वहीं कोलैप्स हो जाएंगे। तो इस तरह जो होता है प्रॉब्लम ब्लड सप्लाई रोकने से, वो होता है हार्ट अटैक। नाउ फाइनली जब ये बड़ा हार्ट अटैक होगा तो ये क्या करेगा, ये हार्ट को रोक देगा। दैट इज कार्डियक अरेस्ट। बट कार्डियक अरेस्ट के दूसरे कारण भी है, दूसरी हार्ट की बीमारियां, वैल्व से रिलेटेड, या बहुत सारी दूसरी बीमारियां जिनमें कि हार्ट स्लो हो गया या वैल्व खराब हो गए हैं, या बहुत सारी और उनसे कई बार नॉन हार्ट की बीमारियां, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत मैसिव हेड इंजरी, उसमें भी जब हार्ट बंद हो जाएगा, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। सो इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस,
बट व्हेन इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी कि जब ये ब्लड सप्लाई की कमी या हार्ट अटैक की वजह से होगा, तब उसके लिए जो टर्म है वो हार्ट अटैक का है, जो कि लेमैन्स टर्म है. मेडिकल टर्म इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, है ना. सो बेसिकली बोथ आर मेडिकल टर्म्स, बट बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड इन ए कंफ्यूजिंग वे, तो इसलिए लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है. बट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज ए हार्ट अटैक. That is the most common cause. ओके. रिसेंटली 2-3 केसेस आए हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि छोटी बच्ची है गुजरात में, उसको हार्ट अटैक आ गया. मे बी इसके कई रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन क्या, क्योंकि अब पेरेंट्स कुछ जो है उनको डर भी लगने लगा है कि ऐसे मामले अभी क्यों आ रहे हैं, क्या किसी से रिलेटेड है या फिर नॉर्मल बात है, कोई अलार्मिंग चीज़ है? जी, पहले भी ऐसे मामले आते थे, बट ये है कि मीडिया ना होने की वजह से उतना हाईलाइट नहीं होते थे. बट हाँ, बच्चों में हम कह सकते हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली रेयरेस्ट ऑफ रेयर. बट ऐसा नहीं है, कुछ विकार ऐसे होते हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती है जो कंजेनाइटल होती हैं. अच्छा, उसको अब हार्ट अटैक आना इज बेसिकली नसों में ब्लॉकेज होना, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज. दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन ए यंग चाइल्ड. लेकिन और बहुत सारी कार्डियक बीमारियां हैं जो बाई बर्थ होती हैं, और इसमें उस तरह की बीमारियां जिसमें कि इलेक्ट्रिकल करंट की प्रॉब्लम होती है हार्ट की, जैसे हमारे घर की लाइट चली जाए एकदम से, वो वाले इश्यूज रादर देन पानी का इशू जो कि ब्लॉकेज हार्ट अटैक. सो कई सारी ऐसी बीमारी होती है बाई बर्थ जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट इज एबनॉर्मल, उससे रिलेटेड बहुत सारी एरिथमोजेनिक हाइपरप्लेजिया एक्सेट्रा, यू नो, होल्स इन हार्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम अफेक्ट हो सकता है. इस तरह से सडन प्रॉब्लम हो सकती है. आई एम अज्यूमिंग कि इस लड़की को कोई और सिम्टम नहीं था उसके पहले. ठीक है, अगर कोई और सिम्टम होता, मान लीजिए कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता, तो कोई ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना एक्सेट्रा एक्सेट्रा पेरेंट्स ने देखा होगा. अगर नहीं देखा और सडनली डेथ हुई है, देन दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, जो बहुत सारे एरिथमियाज वगैरह, तो उसकी भी कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स सिचुएशंस हैं. अब इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशंस को पिकअप करना विदाउट एनी सिम्टम्स इज वेरी डिफिकल्ट. सो अगर हम बोलें कि क्या बच्चों में कोई ऐसा रूटीन टेस्ट है जो हम करें, ऐसा कुछ भी नहीं. इन चीज़ों को, ये अपवाद है, एक्सेप्शंस है, इनको पिकअप करना बहुत मुश्किल है. बट मैं हमेशा 5 सिम्टम्स बोलता हूँ जो हार्ट डिजीज़ के हैं, वो चाहे बच्चे में हो या बड़े में हो, उनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए. बड़ों की स्पेशली अगर हम बात करें, एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन किसी भी तरह का, और इसमें वो जॉ में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, बैक में हो सकता है, कहीं भी. लेकिन अगर आपको यहाँ के ऊपर कहीं भी पेन हो, उसको एसिडिटी मत समझिए, उसको कुछ भी और मत समझिए कि मैंने मसल ट्विस्ट कर ली, एसिडिटी, कुछ नहीं. आपको पहले कार्डियक ही रूल आउट कराना है, क्योंकि वही आपकी जान बचाएगा. सो एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन. दूसरा है सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस, जो कि पहले नहीं होती थी, अब होने लगी है सडन, है ना. पहले आप 2 फ्लोर चढ़ लेते थे, अब आप 1 फ्लोर में सांस फूल रही है, लेकिन ठीक हो जा रही है. ये एबनॉर्मल है. तीसरा है पैल्पिटेशन यानी कि रेसिंग हार्ट बीट. जिस तरह आप दौड़ते हैं उस वक्त जब आपकी धड़कन तेज होती है, आप बैठे बैठे अगर आपकी वैसी धड़कन तेज हो रही है, तो इट कुड बी अ कार्डियक प्रॉब्लम. फोर्थ इज सिनकोपल एपिसोड यानी कि चक्कर आना. मोस्टली न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में होता है, बट कार्डियक में भी बहुत सारी बीमारियों में ये पैटर्न है. और 5वां है अनएक्सप्लेन्ड फटीग, पूरे दिन थकान रहना. इसके साथ कुछ माइनर सिम्टम है, जैसे पीडीडीमा यानी पैरों में सूजन आना, नेक की वेन्स दिखना, ये सब माइनर. बट ये 5 सिम्टम कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो यंग एज हो या ओल्ड एज हो. ऑलवेज गो टू ए क्लोजेस्ट डॉक्टर. एंड छोटे छोटे ब्लड टेस्ट हैं जो ये पता कर लेते हैं, छोटे छोटे टेस्ट हैं, तो इनको कभी भी हमें दूसरी बीमारियों को के से जोड़ना नहीं चाहिए कि यहाँ दर्द हो रहा है तो ये एसिडिटी है. कि मुझे अपने हार्ट को हेल्दी रखना है ताकि मुझे ऐसी प्रॉब्लम आगे ना हो, तो क्या करें? सबको पता है क्या क्या चीज़ें करनी होती है. हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है, ये सबको पता है, लेकिन कोई नहीं करता. नंबर 2, आपको ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं करनी होती, ये सबको पता है, लेकिन कोई नहीं करता. अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से खाने से हार्ट स्वस्थ रहेगा, छोले भटूरे, पाव भाजी, पिज्ज़ा, पास्ता या सैलेड, ब्रोकली वगैरह वगैरह, आपको पता है, हर किसी को इसका पता है. बट द पॉइंट इज ये कमिटमेंट अपने अंदर लाना, ये बहुत मुश्किल है. दैट्स डिफिकल्ट. जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई ना तुरंत एडवांटेज नहीं है. मैं हर किसी को बोलता हूँ, देखिए एक्सरसाइज करना इज जस्ट लाइक डूइंग ए SIP और ओपनिंग ए सेविंग बैंक अकाउंट. आपको अगर आप आज 2 रुपये डालें रोज या 10 रुपये या 100 रुपये, आपको कुछ पता नहीं चलेगा 1 साल में. 2 साल में आपकी SIP में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, जब आप 10 साल बाद देखेंगे तो आपको लगेगा मैंने इतनी जमा पूंजी कर ली. सेम वे अगर आपको अपने कुछ भी एक्सरसाइज से कुछ फ़ायदा उठाना है,
सो 8 to 10 years इज द टाइम गाइस। 8 से 10 साल बाद आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। कोई भी जो एफर्ट हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, उसका कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं है, उसका कोई मेजर नहीं है। कोई आपने एक्सरसाइज की, हेल्दी डाइट की, स्मोकिंग ड्रिंकिंग अवॉइड की, बट आपको कोई ये नहीं बता देगा कि 1 साल में आपका हार्ट इतना बेटर होगा। तो इट इज़ ए प्रोसेस फॉर विच यू नीड टू हैव ए इनहेरेंट फेथ कि जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरा हार्ट प्रोटेक्टेड है। जिम वगैरह, क्योंकि वर्कआउट से रिलेटेड ऐसे मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं कि वो वर्कआउट कर रहा है, ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आ गया, वो गिर गया। तो क्या कोई ऐसा हैवी एक्सरसाइज भी है जो नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसी चीजें भी है? आप यंग है बट आपके ऑलरेडी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, एंड देन सडनली यू स्टार्ट रनिंग ऑन ट्रेडमिल, तो एकदम से कोलैप्स हो गया। सो वी डोंट नो कि पीपल गेट इवेल्युएटेड और नॉट, और दे जस्ट अज्यूम दे आर हेल्दी। मतलब सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि आप हेल्दी है, क्या हो। सो कभी भी आप, most important advice for anybody starting gym new after the age of 40 is first get yourself evaluated. Okay. आप अपना चेकअप करा लें कि आप फिट हैं कि नहीं है। नहीं है। सेकेंड, एक्सट्रीम एक्सरसाइज और एक्सट्रीम एक्सर्शन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि योर हार्ट कैन गो इन नंबर ऑफ बैड रिदम्स, इट कैन गो वेरी फास्ट, और बहुत सारे एबनॉर्मल रिदम्स होते हैं जिसमें जाने के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो एक्सट्रीम एक्सरसाइज ना करें। इसके लिए बहुत ही ईजी चीज़ है, आजकल हर किसी के पास फिटनेस वॉच है। कीप ए फिटनेस वॉच, कीप एन आई ऑन योर हार्ट रेट। द वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर दिस इज 180 माइनस एज। ओके। सो अगर आपकी एज 40 है तो आपका 180 माइनस 40, आपका हार्ट रेट 140 या उसके आसपास रहना चाहिए अच्छी एक्सरसाइज में। सो ये भी नहीं है कि आप 100 पे ही करते रहें, बट दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ। बट ये भी नहीं है कि 160 170 पे आप कर रहे हैं या 180 पे कर रहे हैं। सो दैट वे इफ यू हैव अ वॉच यू विल बी एबल टू रेगुलेट इट। आप रुक सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, स्टार्ट अगेन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी एक्सरसाइज, get yourself thoroughly checked. Always keep an eye on your heart rate through any means. Never over exercise, never over exert, and also do not indulge in, there are a lot of supplements people take. हाँ, exactly. And अब मैं उसकी बात करूँगा। देखिए, कैफीन एक सप्लीमेंट है, लोग लेते हैं। So what caffeine does is basically कैफीन कैप्सूल्स आते हैं। It delays the onset of fatigue. मतलब आपको ऐसा लगता नहीं कि आप थके हैं, तो आप ओवर एक्सर्ट करते हैं। बट कैफीन इटसेल्फ causes hypertension and so many changes in the heart. It raises your blood pressure, it will cause your heart to work harder, and plus आप exercise कर रहे हैं। So all these factors, small may come together to cause a major risk factor. And इस तरह के जो cases आए हैं वो उनकी डिटेल में स्टडी करना ज़रूरी है कि क्या उनको कोई रिस्क फैक्टर्स था या नहीं था। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कई साल पहले ये केस आया था किसी का, जो एक फेमस कॉमेडियन है, वो ट्रेडमिल में उनको ट्रेडमिल करते करते कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट ही हैड हिस्ट्री, स्टेंट्स, काफ़ी कुछ। सो ऑफन किसी की हिस्ट्री पता नहीं होती है। समटाइम्स देयर आर पीपल हु हैव मेजर हिस्ट्रीज, हु हैव हाइपरटेंशन, स्टेंट्स वगैरह वगैरह, एंड वी थिंक दी, मतलब हर किसी के साथ नहीं हो सकता, लेकिन क्या पता हो, इसलिए आप अपने आप को उसके लिए तैयार रखिए और प्रिकॉशंस रखिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडियन फूड को बहुत ब्लेम करते हैं कि बिकॉज ऑफ इंडियन फूड बहुत सारी चीज़ें, अगर भारतीय खाने में अगर कुछ चीज़ें हटा दे तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इज दैट ट्रू? ये ट्रू नहीं है। देखिए, भारतीय खाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको बनाने का मेथड बहुत चेंज हो गया है। देखिए, खाना जैसे फॉर एग्जांपल लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑयल, विच ऑयल इज़ द बेस्ट, ये वो, ये सब बेकार। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यूजिंग द ऑयल। अगर आप अच्छे से अच्छा हेल्दी ऑयल है, ऑलिव ऑयल, आप उसमें बैठ के पूड़ियाँ तलेंगे तो वो उसमें तली हुई पूड़ी हेल्दी नहीं होगी। फिर आप अगर पूड़ी ही तलनी है तो आप ऑलिव ऑयल क्यों खर्च कर रहे हैं? फिर आप नॉर्मल तेल में ही बनाइए, या आप घी में पूड़ी बनाएं। आप सोचें कि वो हेल्दी है। देसी घी इज़ वेरी हेल्दी, बट ओनली इन लिमिटेड क्वांटिटीज। एवरी ऑयल इज़ हेल्दी। सो बेसिकली कुकिंग में एवरी ऑयल हैज़ अ सर्टेन टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड अ स्मोक टेम्परेचर, जहाँ पे उतने डिग्री पे बर्न करने पे उसमें उसमें ऑक्सीडेंट्स या फ्री रेडिकल्स निकलने लगते हैं, जो जाके फिर हमें हार्म करते हैं। सो अगर आप किसी भी ऑयल को बॉईल करेंगे तो ये सब होगा। फिर हर ऑयल का, ऑलिव ऑयल क्यों हेल्दी कहते हैं? क्योंकि उनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, दे आर बेटर ऑफ। बट एसेंशियली इट डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ कुकिंग। अगर आप सॉटे करें, थोड़ा सा ऑयल डालें, यू डोंट हैव एनी साइड। और हमने ट्रेडिशनली बहुत सारे ऐसे फूड्स जो कि इंडियन नहीं हैं उनको अक्वायर करके उसको इंडियनाइज बोल दिया है। पराठा वॉज नेवर इंडियन, इट केम फ्रॉम मिडिल ईस्ट। उसके बहुत सारे अभी भी टर्की में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गुजेल मी, इट्स लाइक अ पराठा ओनली। सो इट हैज कम फ्रॉम, वी नो इट हैज कम फ्रॉम देयर। एक और सवाल कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड खाना ज्यादा बेटर होता है। इज दैट ट्रू? मतलब अगर हार्ट डिजीज से बचना है तो वेजिटेरियन बन जाओ। देखिए, ये इसमें बहुत मिक्स्ड रिव्यूज हैं। वेजिटेरियन सिर्फ बन जाने से आपकी बीमारियां दूर नहीं होंगी।
या सिर्फ नॉनवेज का, अगेन द मेथड ऑफ कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैसे खाते हैं। बट डेफिनेटली अगर हम बात करें तो वेजिटेरियन डाइट is deficient in protein. Let's accept that. It is deficient in protein, it is deficient in B12. If you take any vegetarian person, take his B12 samples, it will be on the lower side. B12 वो विटामिन है जो हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, हमारे नर्वस सिस्टम और इस सब में, तो उसको आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है। सो ड्रॉबैक्स हैं वेजिटेरियन डाइट के, अपने फ़ायदे भी हैं। उसी तरह नॉनवेज, अगर हम बात करें नॉनवेज की, तो नॉनवेज में सर्टेन काइंड ऑफ नॉनवेज विच आर मोर हार्मफुल, जैसे रेड मीट बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट, बट लीन नॉनवेज जैसे चिकन, एग्स, दे आर वेरी गुड। सो आई थिंक देयर इज अ नीड टू बैलेंस द डाइट। ओके, एक और चीज़, सुबह या रात, मतलब कब हमें एक्सरसाइज करना चाहिए जो बेटर हो सकता है? ओके, सो एक्सरसाइज जब टाइम मिले तब कर लेनी चाहिए। ओके, जैसे बट हाँ, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं और उस वक्त हमारा हार्ट रेट कम होता है, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगता है ओके उसी सेम एक्सरसाइज करने में। अगर आप कोई भी फिटनेस वॉच यूज़ करता है, तो अगर आप देखेंगे, आप सुबह उसी 1 घंटे की एक्सरसाइज में जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, आप शाम को ज़्यादा बर्न करेंगे। ओके, बिकॉज शाम को आपका बेसल हार्ट रेट ज़्यादा है, आपने ज़्यादा मेहनत की हुई है, सो आपको ज़्यादा, तो यही डिफरेंस है। और शाम को एक्सरसाइज करने से यूजुअली व्हाट विल हैपन इज लॉट ऑफ हार्मोन्स, एड्रेनालिन एंड ऑल आर सेक्रेटेड, जिसकी वजह से आपकी नींद थोड़ी डीले हो सकती है। ओके, अगर बहुत ज़्यादा आपने कार्डियो वगैरह किया है। कुछ लोगों से थकान आ जाती है, नींद आ जाती है, और कुछ लोगों के साथ ऑपोजिट होता है। जैसे इफ़ आई रन इन द नाइट, तो इतना आपकी बॉडी में एडीआर सेक्रेट हो जाता है कि आपकी नींद चली जाती है। सो इट्स अ मिक्स, बट देयर इज नो राइट टाइम टू डू एक्सरसाइज। व्हेनेवर यू कैन एक्सरसाइज, you should do it. It should not be done soon after meals or with full stomach, but it can be done morning, afternoon, anytime. It's best to do it than not to do it, based on your schedule, what you find better. Okay, अच्छे मतलब हेल्दी हार्ट के लिए कितनी नींद ज़रूरी है? देखिए, कम से कम 7 to 8 hours it is required, because it is not lack of sleep, it's not just lack of sleep. हमारी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। उसकी फंक्शनिंग इस तरह है कि दिन में हमारी बॉडी का जो फिजिकल जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है, रात में डिफरेंट है जी। सो जो रात का टाइम बना है वो रेस्ट और रिपेयर के लिए बना हुआ है, और जो दिन का टाइम बना है वो इसलिए बना है कि आप सारी एक्टिविटीज़ करें। सो दिन के टाइम में बहुत सारे हार्मोन्स आपके जो स्ट्रेस को काउंटरैक्ट करते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह वेरी हाई, दे आर हाई, सो दैट यू कैन वर्क एंड हैव ए प्रोडक्टिव डे। बट रात को दीज हार्मोन्स विल गो डाउन, ओके, एंड प्रोवाइड यू अ पीरियड ऑफ रेस्ट, सो यू शुड रेस्ट। बट अगर आप रात को जग रहे हैं तो क्या होगा, यही कॉर्टिसोल लेवल आपका हाई रहेगा, और जब ये हाई रहेगा, कॉन्स्टेंटली हाई रहेगा, तो आपकी बॉडी में एक होल बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कंटिन्यूसली रहेगा। वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से ही आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा जब आप रात में सोएंगे नहीं। सो ब्लड प्रेशर हाई प्लस दिस होल बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स विल कंट्रीब्यूट टू सो मेनी नेगेटिव थिंग्स ऑन योर हार्ट हेल्थ। ओके, सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे। ओके, एक और सवाल ये है कि जो जैसे किसी का हाई बीपी है, तो उसको अपने हार्ट के लिए क्या करना चाहिए, और उसको कितना रिस्क है हार्ट को लेकर? देखिए, ब्लड प्रेशर इटसेल्फ इज अ बिग फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जिसके अगेंस्ट हार्ट को बीट करना पड़ रहा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली हार्ट को कम मेहनत पड़ रही है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत पड़ रही है। अगर कभी भी ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं होते यूजुअली, लोग कहते हैं हेडेक, बट यूजुअली सिम्टम्स नहीं होते। सो इस सिम्टम्स किसके होंगे, इसके कॉम्प्लिकेशन के, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय तक रह जाए, उसके हर ऑर्गन पे बैड इफेक्ट फिर कॉम्प्लिकेशंस के फॉर्म में आएंगे। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज है, किसी को भी ब्लड प्रेशर डायग्नोज है, तो वो अपनी दवाइयाँ ज़रूर लें। ओके, ये सोचना कि अब ये दवाइयाँ बंद नहीं होंगी, दैट्स नॉट राइट। ओके, आपको अपना ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज में रखना ही है, सो दैट आपके हार्ट को मेहनत ना पड़े, आपकी कोरोनरी में ब्लॉकेज ना आए, और उसके बाद आपको रेगुलर चेकअप करा के उन डोजेस को ऊपर नीचे करवाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड डोज, द डोज नीड्स टू बी टाइट्रेटेड, उसको अप और डाउन करना ही पड़ेगा। ओके, तो जिसको भी ब्लड प्रेशर है उसको दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, दवाइयाँ स्किप नहीं करनी, और अपने डॉक्टर से रेगुलरली मिलना है, सो दैट उन दवाइयों की डोज में प्रॉपर एडजस्टमेंट हो और ब्लड प्रेशर एक स्टेबल रेंज में रहे। जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल की बीमारी कैसे होती है, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा एलिमेंट है जो हम सबकी बॉडी में होता है, निश्चित क्वांटिटी में होता है, बट जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है तो
ये डिपॉजिट हो जाता है हमारी आर्टरीज में। ओके सभी आर्टरी में डिपॉजिट होता है, बट जहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरोनरी आर्टरीज, दिल की जो आर्टरीज है उसमें डिपॉजिट होके प्लाक के फॉर्म में उन आर्टरी का जो ल्यूमेन है यानी कि उनको नैरो कर देता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम जाएगी। तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ सकते हैं, ये तो नोन फैक्टर है। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवाई होती है क्या वो हमें हमेशा लेनी पड़ती है? फिर देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाई लेनी पड़े हमेशा। कोलेस्ट्रॉल जब भी किसी का बढ़ा रहता है तो कितना बढ़ा है उसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट बताया जाता है। इनिशियल स्टेजेस में आपको हमेशा बोला जाता है कि आप डाइट करें, आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करें, आप एक्सरसाइज करें, बिकॉज इन दोनों चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बट वंस डाइट एंड एक्सरसाइज हैव फेल्ड, ठीक है, तब आपको मेडिकेशन पे आना ही पड़ेगा। इसके साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है, हेरिडिटरी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जो हम कहते हैं कि किसी के परिवार में हर किसी को बाईपास हो रहा है, स्टेंट हो रहा है। वो क्यों होता है? वो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हेरिडिटरी जो परिवार में चल रहा है उसकी वजह से होता है, जो कि फिर डाइट और एक्सरसाइज से कम नहीं होगा। हो सकता है कम हो सकता है ना हो, बट उन केसेस में जैसे हेरिडिटरी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जब आपकी एक छोटी सी जीन डिफेक्टिव होती है कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करने के लिए, यानी कि फिर जब आपकी जीन डिफेक्टिव है, आप कितना भी कम कोलेस्ट्रॉल खाएं, आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज ही नहीं होगा। उस केस में आपको दवाई लेनी पड़ेगी। सो इस तरह के कुछ केसेस जिसमें वो हेरिडिटरी एबनॉर्मेलिटीज है, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है डिस्पाइट ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, आपको हमेशा लेनी पड़ेगी। ओके बहुत सारे लोग रील्स में भी कहते हैं कि रोज एक ग्लास रेड वाइन पियो और इससे जो हार्ट है वो सही रहेगा। इज दैट ट्रू? नहीं, दिस इज एब्सोल्यूट मिथ। रोज एक ग्लास रेड वाइन पीना कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। देखिए, रेड वाइन सिर्फ इसलिए बोलते हैं बिकॉज वाइन हैज गॉट एंटीऑक्सीडेंट्स एंड द रेड वाइन द वे इट हैज मेड इट हैज स्लाइटली मोर एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। इट इज ओनली गिवन एज ए सब्स्टिट्यूट टू अ नॉर्मल अल्कोहल। लाइक अगर आप वैसे अल्कोहल पी रहे हैं तो भाई रेड वाइन पी लें, उससे कम डैमेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं। इफ यू हैव वाइन एवरी डे, इट इज ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर ऑल योर सिस्टम्स। ओके, हार्ट डिजीज कितनी हद तक जेनेटिक होती है? हार्ट डिजीज में काफ़ी सारे बीमारियां काफ़ी हद तक जेनेटिक होती हैं। इसमें जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं से लेके इवन जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज या ब्लॉकेज, इनमें भी सब में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा जेनेटिक एलिमेंट है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट जेनेटिक पास कि बाप को थी फिर बेटे को हो, इस तरह से जेनेटिक एलिमेंट नहीं है। ओके, इस तरह का जेनेटिक एलिमेंट नहीं है हार्ट डिजीज में, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत सारी बीमारियों में वो जीन्स के फॉर्म में ही आपको मिलता है। ओके, क्या रोज अगर मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो वो हार्ट के लिए अच्छा होता है? देखिए, जो हमारे विटामिन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। सो फैट सॉल्युबल मतलब ADEK और वाटर सॉल्युबल मतलब B और C। ओके, सो वाटर सॉल्युबल का मतलब ये है कि आप उनकी ओवरडोज नहीं हो सकती, आप रोज खाएं, इट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू योर यूरिन। सो वो अगर आप ले रहे हैं रोज, कोई बुराई नहीं है, बट ADEK ये जो विटामिन हैं ये आपको कभी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनकी ओवरडोज होती है। सो उनका कोई भी ऐसा, फॉर एग्जाम्पल विटामिन D, द ओवरडोज यू शुड नॉट ओवरटेक इट। विटामिन A यू शुड नॉट ओवरटेक इट, दे शुड बी ओनली टेकन इन मेडिकल सुपरविजन और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। B, C आप रोज ले सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज, कोई भी विटामिन हो, कुछ भी हो, इट इज बेटर टू टेक इट विद अ प्रिस्क्रिप्शन ओनली। अगर आपसे रीजन पूछे कि दिल की बीमारी अगर युवाओं में बढ़ रही है, यंग जनरेशन में, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? आज की डेट में देखिए, सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। जब हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो आज से इवन अगर आप 20 साल पहले देखें तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बट आज क्या है, सब कुछ हमारे घर पे उपलब्ध है और हम वो चाहते हैं जो 2 मिनट में आ जाए। स्विगी, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, कहीं नहीं जाना पड़े। सो फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई है कि जो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले क्या फास्ट फूड होता था? आपको घर पे ही बनाता होता था। आप कहीं जर्नी पे भी जा रहे हैं तो पूरी सब्जी बना के लेके जाते थे, बट इट वाज स्टिल होममेड। बट अब क्या है, रात में आप जग रहे हैं, आपने स्विगी, जोमेटो, पिज्जा सब कुछ ऑर्डर किया, एंड ऑल दीज थिंग्स हैव गॉट एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट, हाई सोडियम कंटेंट, दे आर नॉट गुड, एंड दिस हैज बिकम योर लाइफस्टाइल, इट हैज बिकम ए न्यू नॉर्म। बच्चों को तो अब ये पसंद है। पहले हमने बोला एक्सरसाइज कैसे रिड्यूस हो गई, सेकंड हमने बोला डाइट कैसी चेंज हो गई, तीसरी स्ट्रेस। यू सीन द लेटेस्ट इंटरव्यू, बोला मैं संडे को भी बुलाना चाहता हूँ। So when you start to glorify your work hours without realizing how much price you are paying it exactly for the health,
So all these changes have massively contributed. एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में क्या डिफरेंस है? ओके, दोनों का मकसद एक है, आपके ब्लड सप्लाई, हार्ट की ब्लड सप्लाई को बढ़ाना। कैसे बढ़ाना, मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ। अगर आपके घर का पाइप सडनली ब्लॉक हो जाए, आप क्या करेंगे? आप एक तार लेंगे, उसको खोल देंगे, राइट? सो ये हो गया एंजियोप्लास्टी। ओके, ठीक है। बट अगर ब्लॉकेजेस कई सारे हुए, बहुत सारे हुए, कई पाइपों में हुए, लंबे लंबे सेगमेंट्स में हुए, तो आप क्या करेंगे? आपको नया पाइप डलवाना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज लाइक बाईपास सर्जरी, वेयर यू टेक वेन्स फ्रॉम द लेग, आर्टरीज फ्रॉम हैंड इनसाइड द चेस्ट एंड यू क्रिएट अ न्यू सिस्टम ऑफ ब्लड सप्लाई। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर इमरजेंसी हुई, किसी को हार्ट अटैक हुआ, तो ये इमरजेंसी, आपका पाइप ब्लॉक हो गया, सबसे पहला अटेम्प्ट आप क्या करेंगे? तार से उसको खोलने का। सो इसी तरह इमरजेंसी में जब भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले एंजियोप्लास्टी की जाती है। बट अगर उसमें हमको देखा जाए कि बहुत सारे ब्लॉकेज हैं जिनमें स्टेंट नहीं डाला जा सकता, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, लॉन्ग सेगमेंट है बहुत सारी नसों में, तो फिर बाईपास है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कि सीपीआर, लोग कहते हैं कि ये बहुत लाइफ चेंजिंग टाइम होता है कि अगर आप किसी की भी जान बचाना चाहते हैं तो उस टाइम काम आ जाता है, तो वो अगर आप बता सकते हैं कि उसका प्रोसेस क्या होता है? अगर नॉर्मली चलते फिरते लोगों को ट्राई कर रहे हैं किसी की जान बचाने के, तो वो क्या करें? देखिए, सीपीआर और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल सब जगह इसकी क्लासेस होते हैं, इसके कई लेवल के कोर्सेज होते हैं, वो हम सबको करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनमें ना लाइफ बचाई जा सकती है। मैं हार्ट अटैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल ड्राउनिंग या इलेक्ट्रोक्यूशन या यू नो इवन समटाइम्स चोकिंग, इन सब चीज़ों में थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंटली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब हार्ट की रुक जाती है, सीपीआर से व्हेन यू गिव एक्सटेंसिव कंप्रेशन टू हार्ट, आप एक्सटेंसिव कंप्रेशन देते हैं, तो उस कंप्रेशन से हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल तरंगे उत्पन्न होती है, इट कैन रिवाइव द हार्ट। इट इज अ मीन, सो मेनी पीपल हैव बीन रिवाइव्ड आउट, बट इसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसको नॉन ट्रेंड है तो आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने कभी इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है तो डू नॉट अटेम्प्ट इट, बिकॉज यू विल बी डूइंग मोर हार्म देन ये। तो याद रखिए, अगर आपने सिर्फ सुना है वर्ड सीपीआर तो मत किया नहीं है, तो इट इज बेटर नॉट टू डू इट। या फिर एटलीस्ट कुछ बेसिक चीजें आप याद रखें कि सीपीआर करने के पहले फ्लैट सरफेस होना चाहिए, यानी कि तभी आपको प्रेशर मिलेगा जब सरफेस फ्लैट है, यानी कि बेड या इस तरह के गद्दे पे वो अच्छे से इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इट हैज टू बी अ फ्लैट सरफेस। द पेशेंट, मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कि लोग चेयर पे बैठे थे एंड सीपीआर वाज बीइंग अटेम्प्टेड। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट ideally such a person should be brought down to ground, या तो टेबल पे या तो फ्लोर पे, या brought down to ground and then CPR attempted, क्योंकि अगर पीछे कोई सरफेस नहीं है तो आपके कंप्रेशन का कोई असर नहीं होगा। So, आप सिर्फ ऊपर से दबा रहे हैं, उसको मतलब नहीं है। इट हैज टू रीच टू सर्टेन 1.5 to 2 इंचेस का डिप्रेशन होना चाहिए। सो वो जब आप डमी में प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, एंड तब जब आप किसी को करेंगे इट विल बी एन इफेक्टिव CPR। सो इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड इट, डू नॉट ट्राई टू फाइंड समबडी हु कैन डू इट, और यू कैन डू इट इन अ बेसिक वे। उसके लिए अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड प्लीज जाते जाते कोई एक टिप जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं। देखिए, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, आपने देखा होगा, सुना होगा, बट दिस होल्ड्स एब्सोल्युटली ट्रू। और जहाँ तक रही एक्सरसाइज की बात, जैसे मैंने बोला कि आप SIP करते हैं, पैसा बचाते हैं, किस लिए? उससे बेटर है कि आप एक्सरसाइज करें, उसका असर भी आपको 10 साल बाद मिलेगा, जैसे कि आपका SIP पे मिल रहा है। तो आप सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ में करें। योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑन हेल्थ एंड देन एनीथिंग एल्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।